डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आईआईटी कानपुर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। क्या आप जानते हैं फायर रिटार्डेंट या अग्निरोधक क्या होते हैं? अग्निरोधक एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आग के प्रसार को रोका या फिर धीमा किया जा सकता है, जिससे लोगों और उनकी संपत्ति को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। तो बिना देर किए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे एंटरप्रेन्योर से और जानते हैं किस तरह से वो एडवांस्ड और सस्टेनेबल तरीका अपनाकर फायर रिटार्डेंट बनाने का काम कर रही हैं। मेरा नाम वसुंधरा शर्मा है और मैं स्टार्टअप एंजोवर्स की फाउंडर हूँ। मेरे साथ मेरे दो को-फाउंडर्स और हैं, डॉक्टर ममता पाल और अजय सांगवान। सो वी फाउंडर्स कंपनी, हम यहाँ पे मशरूम माइसीलियम से सस्टेनेबल इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट फैब्रिक और प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल बना रहे हैं। ये दुनिया में एकदम नई टेक्नोलॉजी है। दिस इज अ प्रोटेक्टिव अपैरल टेक्नोलॉजी दैट वी आर मेकिंग। तो इंडिया के पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सब कुछ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं इस हाई परफॉर्मेंस वेयर के रिगार्डिंग। तो इंडिया अब नया टेक्नोलॉजी लीडर बन जाएगा इस क्षेत्र में जब हम ये बना लेंगे। तो हम अभी माइसीलियम ग्रो करते हैं और उससे हम फाइबर, फैब्रिक और whatever and apparel out there is वो हम बनाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारे साथ हैं आज की हमारी एग्रीप्रेन्योर वसुंधरा शर्मा जी। वसुंधरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। तो जैसा कि आपने बताया कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो अभी तक भारत में है ही नहीं और फायर से रिलेटेड है, फायर रिटार्डेंट है ये। तो जानना चाहेंगे कि किस तरह की टेक्नोलॉजी है और क्या कुछ इससे जो बेनिफिट्स हैं वो होने वाले हैं। ये जो टेक्नोलॉजी हम विकसित कर रहे हैं ये प्रोटेक्टिव अपैरल टेक्नोलॉजी है, जो डीप टेक भी है, नोवेल टेक भी है और ड्यूअल टेक भी है। तो ये हम बना रहे हैं मशरूम माइसीलियम से और इसमें हम सस्टेनेबल इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल विच इज़ हाई परफॉर्मिंग वियर वो बना रहे हैं हम इससे। तो हम इसमें मशरूम उगाते हैं हमारे माइसीलियम स्टेज से जो हमने प्रोक्योर किया है, हमने काफ़ी स्टडी के बाद उसे ऑप्टिमाइज़ करा है और फिर हम इसे ग्रो करते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अभी हमने पहला इटरेशन बना लिया अपने फाइबर का। तो ये हम जो बनाते हैं ये एग्रीकल्चरल वेस्ट पे ग्रो करते हैं। तो इससे हमारे जो किसान हैं उन्हें भी आर्थिक मदद मिल जाती है, क्योंकि हम उन्हें कुछ पैसे दे के उनसे वो वेस्ट लेते हैं। जो वेस्ट वैसे वो जला देते हैं, तो उसकी वजह से आप सब ही जानते हैं कि कितना AQI का दिक्कत हो रहा है दिल्ली में भी। बिल्कुल। तो आपने कहा ये मशरूम माइसीलियम से तैयार किया जा रहा है, तो मशरूम माइसीलियम है क्या आखिर में? तो जो भी फायर प्रोटेक्टिव अपैरल या प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब बाहर से आते हैं। तो हमें जो ये आइडिया आया था, मैं IIT दिल्ली में थी और उस वक्त मैं इमर्जन कर रही थी अपना। मैंने माइसीलियम को देखा और मुझे लगा इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टू मेक सम काइंड ऑफ फायर रिटार्डेंट अपैरल, और वो बायो बेस्ड भी होगा क्योंकि अभी जो भी बन रहा है वो सिंथेटिक फाइबर है विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉल्यूटिंग एंड वेस्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एज वेल एज आफ्टर दैट। तो हमने फिर माइसीलियम की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उस पर काफ़ी वर्क करा और हम फिर उसे उगा रहे हैं और उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम ये बना रहे हैं इससे भारत लीडरशिप, इट विल गेन अ लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोटेक्टिव वेयर अपैरल। जी, तो आपने यहाँ पे सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट की भी बात की है, तो हम समझना चाहेंगे कि जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट है उससे कैसे बेहतर है ये? पहली बात तो जो सिंथेटिक फायर रिटार्डेंट फाइबर या अपैरल जो भी बनता है उसमें वो पेट्रोकेमिकल बेस सिंथेसाइज होती है। उससे प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, बहुत सारे केमिकल्स यूटिलाइज होते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है इवन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद आप किसी भी सिंथेटिक फाइबर को उठा लें, जब वो डिग्रेडेशन के लिए जाता है आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है। उससे जो वेस्ट होता है इट्स लाइक फॉरएवर फाइबर्स आर देयर लाइक पॉलिएस्टर एंड एनी काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिग्रेड, तो वो डिग्रेड नहीं हो रहा होता है। तो हमारा सबसे मेजर जो USP है वो सस्टेनेबिलिटी है। हम बायो फाइबर बना रहे हैं, जो अभी तक बना हुआ है कहीं भी बाहर, क्योंकि इंडिया ने अभी नहीं बनाया है, वो सारे सिंथेटिक बेस पे बन रहे हैं। जो हम बना रहे हैं उसमें ग्रोथ के टाइम ही कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद हम सिर्फ मेडिकल वेस्ट को छोड़ के बाकी सारा जो वेस्ट जनरेट होगा उसे बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें भी हमारे प्रोडक्शन में भी वेस्ट यूटिलाइजेशन है।
और उसके अलावा हमारा पोल्यूशन क्रिएट कम हो रहा है क्योंकि हम पॉलीमराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम डीपॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा। हालांकि हम थोड़े बहुत केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, पर हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और वेस्ट को नेगेट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो नेगेटिंग इम्पोर्ट रिलायंस। कौन से प्रोसेस के तहत आप इस मशरूम माइसेलियम को यूज़ करके, और किस तरह से क्या प्रोसेस है जैसे आप इसको तैयार कर रहे हैं? हम जो मशरूम, जैसे हमने माइसीलिया मशरूम की जड़ होती है, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, जो हम कई बार खाने में इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हम जो यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेन्स वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर उससे हम सिर्फ उनकी जड़ उगा रहे हैं। तो हमने 2 प्रोटोकॉल सेट करे हैं अभी, एक लाइट फेज़ और एक डार्क फेज़। तो हमारी जो जड़ उग रही है, फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक जब माइसीलियम की ग्रोथ हो जाती है, जो हमने अचीव कर लिए 3 हफ्ते में हो जाती है हमारी, इट्स अ कंटिन्यूस साइकिल। तो 3 हफ्ते के बाद जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं, और ये हम उगा रहे हैं इस माइसीलियम को एग्रीकल्चरल वेस्ट पे। तो उसे भी हम प्रोसेस करते हैं, उसे हम प्रोक्योर करते हैं, उसे सॉर्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं। वो एक तरह से हमारे माइसीलियम की ग्रोथ के लिए खाने का काम करता है। और उसके बाद हम जब माइसीलियम ग्रो हो जाता है, उसे हम एक्सट्रैक्ट करके उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं, जो हमारा डिवाइस प्रोटोकॉल है उससे। एंड उससे फिर हम फाइबर बनाते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक बनाएंगे, और उसके बाद उससे किन्हीं प्रकार के आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, फायर रिटार्डेंट हाई परफॉर्मेंस वियर। जी, तो आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि भारत जो है उसके पास खुद के फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स नहीं हैं, बाहर से ख़रीदने पड़ते हैं। तो किस तरह की समस्याएं जो हैं, मतलब ऑब्वियसली ये डिफेंस का मामला आ जाता है, तो डिफेंस में किस तरह से मददगार साबित होगा ये? क्योंकि हमारे पास अभी सेटअप नहीं हुआ है, खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी की काबिलियत आई नहीं है हमें। हम अभी प्रोक्योर कर रहे हैं, हमारे देश में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, पर हम अभी इस क्षेत्र में उतरे हैं। तो हम अब बनाना शुरू कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी इस रिगार्डिंग। तो हम जो बना रहे हैं वो हम पूरा खुद की क्षमता से बना रहे हैं। हम ग्रो भी खुद कर रहे हैं, हम उसको प्रोसेस भी खुद कर रहे हैं। तो हमारी रिलायंस बहुत कम हो गई है, इवन कोई भी और प्रोडक्ट लेने के लिए हमें कुछ भी बाहर से लेना नहीं पड़ रहा है। और ये हम नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि इंडिया में भी बन रहा है, तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लाइंस पे असेंबली हो रही है। हम उसके रॉ मटेरियल फिर भी बाहर से मंगा रहे हैं। दे आर पार्ट्स दैट आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे आर असेंबल्ड हियर। तो अभी इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी क्षमता नहीं है, हम उसे ही विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये बना लेंगे तो भारत के पास खुद की टेक्नोलॉजी क्षमता होगी, भारत एक लीडर होगा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अभी किसी ने बायोफाइबर बनाया नहीं है। बायोफाइबर विच हैज़ इनहेरेंटली फायर रिटार्डेंट कैपेबिलिटीज़। तो जब हम ये बना लेंगे, एक तो भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ऊपर हो जाएगा, एंड हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे उस चीज़ को, और हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आएगी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आएगी, जो कि अभी नहीं है। तो आपने बात की है कि फायर प्रोटेक्टिव अपैरल्स की, तो हमारे जो डिफेंस है उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि जब अगर हमारे यहाँ पे भारत में ये चीज़ें हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो किस तरह की जो चुनौतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी पहली बात तो, और जो हमारा डिफेंस है वो सारा प्रोक्योरमेंट बाहर से हो रहा है, तो उससे फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो एक उसकी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना प्रोक्योरमेंट हो नहीं पाता है। सो बेयरली 10% ऑफ द प्रोक्योरमेंट इट हैपन्स, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ जाता है। उसके अलावा सूट्स का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम उसको 50% से उसको लाइट वेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये निर्भरता, टाइम की दिक्कत, इवन जो पैसा लग रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम इससे कम से कम 30% कम में दे पाएंगे इस प्रोडक्ट को। और ये सारी दिक्कतें सारी सॉर्ट हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो उसकी वजह से और कोई भी प्रोडक्ट कस्टमाइज़ करना हो तो वो हो सकता है। तो जो एक फायर रिटार्डेंट होता है उसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो अग्नि अवरोधक के तौर पर काम करे? तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फायर रिटार्डेंट अपरेल दैट आर आउट देयर। उसमें वेस्ट्स हैं, कवरऑल्स हैं, सूट्स हैं। तो जो सूट का क्राइटेरिया है वो पहले बेसिक सूट होता है, अप्रोच सूट, फिर होता है प्रॉक्सिमिटी सूट, फिर एंट्री लेवल सूट, जिनकी फायर रिटार्डेंसी डिग्रीज होती हैं। तो वो डिग्रीज होती है 50 डिग्री से लेके वो 1200 तक जाती है फॉर एंट्री सूट। तो इसके और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कितनी दूरी से आप आग बुझाने जा रहे हो, कितनी देर तक उस आग में खड़े रह रहे हो। ये सारी पैरामीटर्स को देखते हुए जो हम बना रहे हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड द डिग्री ऑफ फायर डिग्री दैट इज हैपनिंग ओवर देयर इन द फायर सिनेरियो, इस सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ताकि इसकी बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी आए और जो हमारे अग्नि रक्षक जा रहे हैं आग में बचाने, उनको काफ़ी सुविधा रहे और वो
अच्छे से अपना काम कर पाएं बिना खुद को हानि पहुंचाए। वसुंधरा जी के एफर्ट्स हैं ये जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, अभी किन किन सेक्टर्स में और एक बड़ा बदलाव आएगा इस टेक्नोलॉजी से वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। मेरे साथ है एग्रीप्रेन्योर वसुंधरा शर्मा जी। तो क्योंकि अभी हम सिर्फ अपैरल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो फायर रिटार्डेंट हैं, क्या हम इनको बिल्डिंग्स में भी यूज़ करते हैं, बाकी जगहों पे भी यूज़ होता है? क्या वैसा भी जो आप बना रहे हैं एग्री वेस्ट से, ऐसा भी कुछ आप तैयार कर रही हैं? जो हम बना रहे हैं वो हाई परफॉर्मेंस फायर प्रोटेक्टिव वियर है, विच इज़ प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। लेकिन इसके बहुत सारे और भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि टाइल्स, रोड ब्लॉक्स, बायो ब्लॉक्स, फायर कर्टेंस, कार सीट कवर्स, इवन लिथियम आयन बैटरी जो एक्सप्लोड होने की जो कई केसेस आए हुए हैं, उनके भी ऐसी कवरिंग दे सकते हैं जिससे कि वो रुक जाए, उस पर रोकथाम हो, वो नेगेट हो जाए। तो इसके सिर्फ फाइबर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, फायर प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। जैसे डिफेंस तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसके अलावा सिविल इंडस्ट्रीज़ में आप कोई सी भी सिविल इंडस्ट्री ले लीजिए, ऑयल एंड गैस, फार्मा, पावर, मेटल, इन सब में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है फायर प्रोटेक्टिव सूट्स की, या वेस्ट के फॉर्म में, कवरऑल के फॉर्म में, प्रॉक्सिमिटी सूट्स के फॉर्म में ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो ड्यूअल टेक्नोलॉजी भी है, तो सस्टेनेबल टेक्सटाइल भी एक इसका उपयोग हो सकता है। तो इसका उपयोग भारत में सिर्फ डिफेंस में नहीं, अलग सिविल इंडस्ट्रीज़ में भी हो सकता है। मैरीटाइम इंडस्ट्री में भी इसकी रिक्वायरमेंट है। हर शिप पे 10 रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट ऐसे सूट्स की। और इसकी हर इंडस्ट्री में, डिफेंस से लेके सिविल इंडस्ट्री से लेके टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक इसकी रिक्वायरमेंट है। वसुंधरा जी, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है एग्री वेस्ट से आप इसको तैयार कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं, क्या उनको भी एक इससे बूस्ट मिलेगा? तो हमारा जो ये हम टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, इसका एक मंतव्य ये भी था कि हम जो हमारे लोएस्ट स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे जो फार्मर्स हैं, उनको भी इससे कुछ संभावनाएं उत्पन्न हो, क्योंकि हमारे फार्मर्स को एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की बहुत ज़रूरत होती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है इससे। तो हम जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज़ कर रहे हैं इस माइसीलियम को उगाने के लिए अपनी प्रोसेस में, वो हमारा बायोमास है, और उसके लिए हम उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड अ गुड कंपनसेशन फॉर अराउंड 1 टन ऑफ वेस्ट दैट वी विल हैव टू प्रोक्योर। तो इससे उनकी भी आर्थिक सहायता होती है, और उनके जो वो, क्योंकि उनके लिए वो वैसे भी वेस्ट है जिसको वो जला देते हैं, जिससे कि AQI बढ़ता है और पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो उनको एक ऐसी आर्थिक सहायता मिलती है जो उनके लिए वेस्ट है उस चीज़ को बेच के हमें। यहाँ पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का बायोमास आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं? तो जो हम बायोमास उगा रहे हैं वो एग्रीकल्चरल वेस्ट पे उगा रहे हैं। बायोमास हमारा मशरूम माइसीलियम है। हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी कभी कभी बायोमास मिला देते हैं। तो हम इसमें ज़्यादातर पराली
और भी कई प्रकार के एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ मिल वेस्ट भी यूज़ करते हैं, जो कि हम इन सब का एक मिश्रण बना के, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी एग्री वेस्ट की होती है, उसको बना के फिर उस पर हम अपने मशरूम माइसीलियम को उगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके बताने से समझ में आता है कि काफ़ी सारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो कम होते नज़र आते हैं, तो जो हमारा नेशनल क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने में किस तरह से हेल्प करेगी ये टेक्नोलॉजी? तो जैसे हमारा ध्येय यही है, इस पूरे प्रोडक्शन में भी हम चाह रहे हैं कि हर जगह सबसे कम वेस्ट उत्पन्न करें, और जो हम पोल्यूशन भी क्रिएट होता है किसी भी प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में, हम उसे भी कम करना चाहते हैं। तो जो इंडिया के क्लाइमेट गोल्स हैं, जिसके तहत वो पोल्यूशन और वेस्ट को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो जब हम एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोक्योर कर रहे हैं उससे वो कम हो रहा है। जब वो जल नहीं रहा है तो उसकी वजह से AQI भी कम हो रहा है, पोल्यूशन भी कम हो रहा है। और जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाते हैं, तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया, जो वेस्ट उत्पन्न होता है वो हम बायो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेच सकते हैं और वो उसे खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, बिकॉज उसका यूज़ नहीं कर सकते, वो बायोहजार्ड होता है। उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारी, उसमें GHG एमिशन नहीं हो रहा है, रादर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेक्वेस्टर कर रहे हैं, तो उससे भी एक जो एनवायरनमेंट को हानि होती है वो नहीं हो रही है। तो हमारा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही सस्टेनेबल है। उसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो भी सस्टेनेबल हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा है कि लैंडफिल बहुत क्रिएट हो रहे हैं और वो डिग्रेड नहीं होते हैं। तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड पे जब डिस्कार्ड होगा या हम उसे रिसाइकल करके, क्योंकि वो कभी तो डिस्कार्ड होगा, तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा, तो एक वो भी वेस्ट मिटिगेट होगा और पोल्यूशन भी नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि जहाँ भी वेस्ट होता है वहाँ पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है, दे गो हैंड इन हैंड। और इसके अलावा हम UN के SDG गोल्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उससे भी अलाइंड हैं। 12 हमारा मेजर गोल है विच इज़ सस्टेनेबल प्रोडक्शन। उसके अलावा हम बहुत सारे और गोल्स से भी अलाइंड हैं, इंक्लूसिव हायरिंग, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, वाटर रिलेटेड भी जो गोल्स हैं। तो हम लगभग 10 से 12 गोल से अलाइंड है, लेकिन UN SDG 12 जो है वो हमारा सबसे मेजर गोल है, क्योंकि हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आपकी ये जो फायर रिटार्डेंट प्रोटेक्टिव अपैरल की टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे सेक्टर्स में काम आने वाली है। इससे जो भारत है वो आत्मनिर्भर होने वाला है। लेकिन जहाँ तक हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि आप इसको बायोमास से तैयार कर रही हैं मशरूम माइसेलियम को, तो जो स्केलेबिलिटी है वो कैसे आप इसको बढ़ाएंगी? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो सप्लाई कैसे आप देंगी मार्केट में इसकी? तो आपने सही कहा, इसकी हर सेगमेंट में एक रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हर सेगमेंट में फायर प्रोटेक्टिव हाई परफॉर्मेंस वेयर जो है वो यूज़ होते हैं। तो हमें जो स्केलेबिलिटी, अभी हम लैब स्केल पे हैं, हम धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे। जैसे ही हम एक फेज़ कंप्लीट कर लेते हैं, हमने माइलस्टोन्स और टारगेट सेट करे हुए हैं। जैसे फाइबर हमारा पहला स्टेज है, फिर हमारा फैब्रिक आता है, फिर उससे जो भी एंड प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं वो बनेंगे। हर स्टेज पे हम गवर्नमेंट की मदद से और इवन प्राइवेट फंडिंग की मदद से हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे, एंड वी विल एक्सपैंड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द डिमांड जो भी हमें आएगी, क्योंकि बहुत सारी डिमांड है। तो जैसे जैसे हम एक एक पग आगे बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से हम सेटअप करते जाएंगे अपना और बढ़ाते जाएंगे, ताकि हम जो भी डिमांड है उसको मीट करने की कैपेबिलिटी उत्पन्न कर सकें। जैसे मशरूम माइसेलियम है, अभी आप इसको खुद लैब में ही तैयार कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी का यूसेज नज़र आता है उस हिसाब से आपको लगता है कि लैब में ही रह के इतना जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है, या आप इसमें आगे जो फार्मर्स हैं उनकी भी मदद लेंगी? अभी हम लैब स्केल पे ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी रिक्वायरमेंट भी उतनी है और अभी हमें R&D करना है बहुत हद तक। लेकिन जब हम इससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, और उसमें ऑब्वियसली लैब स्केल पे वो क्षमता नहीं है जो कमर्शियलाइजेशन के लिए हमें चाहिए होगी। तो हम हर स्टेप पे नया प्रोडक्ट एक्सपेंशन करेंगे, नया सेटअप करेंगे। जैसे जैसे हमें लगेगा कि अब हमें बढ़ने की ज़रूरत है, उस टाइम पे हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे। और इसमें हम जितना बढ़ेंगे हम उतने ही लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों की हमें भी आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पे हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी अगर किसानों की हमें ज़रूरत है, हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं, उन्हें भी जॉब दे सकते हैं। जब हमारी वो क्षमता होगी कि हम और लोगों को अपने साथ जोड़ के उनका भी लाइवलीहुड बेटर कर सकें, तो हम ऑब्वियसली वो करेंगे। वैसे भी हमारा प्लान है अंडर मार्जिनलाइज सोसाइटी के लोगों को अपने यहाँ पे जॉब देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का, उन्हें हो सके तो स्किल करने का, ताकि वो आगे चल के अगर वो हमारे साथ भी ना काम करना चाहें तो उनके पास एक ऐसी स्किल हो जो वो कहीं आगे चल के इस्तेमाल करें और कहीं और उन्हें किसी आर्थिक तौर पे उन्हें जॉब भी मिल सके, जिससे उनकी और आर्थिक सहायता होगी। तो जितना हम बढ़ेंगे हम लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे, हम दूसरी इंडस्ट्री से सभी कोलैबोरेट करेंगे और हम बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे, जिससे कि हम एक
इकोसिस्टम बना सकें जहाँ पे सभी थ्राइव कर रहे हो साथ में। अभी तो ये लैब स्केल पे है, लेकिन आगे जब आप मार्केट में आएंगे तो आपको ने कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है कि किस तरह से आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे, और क्या सिर्फ भारत के लिए ही एक बड़ी उपलब्धि है या इसकी ग्लोबली भी डिमांड रहेगी? हमने इसे आगे ले जाने का प्लान तो करा हुआ है। हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हुई हैं, जैसे हमारा जब फाइबर बन जाता है तो हम उसको कैसे मार्केट में लेके जाएंगे। फिर हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल को भी टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा फाइबर सस्टेनेबल होगा, इनहेरेंटली एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी होगा, तो इसकी ये भी कुछ काबिलियत है जो हम किसी और प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा, जैसे हमने पहला इटरेशन कर लिया है फाइबर का, अब हमारा पहला टारगेट है फैब्रिक बनाने का। जैसे ये दोनों चीज़ें बन जाएंगी, दोनों ही फाइबर और फैब्रिक की डिमांड है मार्केट में, तो ये दोनों चीज़ें फिर हम उससे बिजनेस एसोसिएट से अपना कोलैबोरेशन करेंगे एंड वी विल सेल आउट दैट। और इसके अलावा फिर हम डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज डिफेंस में बहुत रिक्वायरमेंट है और बिकॉज इट इज सस्टेनेबल। जैसे आप यूरोप वगैरह को देख लें तो वो कार्बन क्रेडिट्स भी दे रहे हैं अपनी कंपनीज को, जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन या सस्टेनेबल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। तो हमारा बाहर भी बहुत स्कोप है, क्योंकि ये तो नई टेक्नोलॉजी है और अभी हमें जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिले हुए हैं इसकी फंक्शनैलिटी को लेकर। तो जितना भी मार्केट है, इट्स $1 ट्रिलियन मार्केट सिर्फ डिफेंस और सिविल इंडस्ट्रीज का फायर रिटार्डेंट में, उसे हम बहुत आराम से कैप्चर कर सकते हैं, बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट है। सिंथेटिक से पीपल वांट टू मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल बायो फैब्रिक्स, और अब बायो फैब्रिक्स में ऐसी कोई कैपेबिलिटी लाना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो क्योंकि ये 360 डिग्री इसका इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो पीपल आर विलिंग टू मूव टुवर्ड्स दैट। उसके अलावा हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो इनहेरेंट है, तो इसकी वजह से कई चीज़ें और भी हैं और कई लोग और भी हैं जो ऐसी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ को प्रोक्योर करना चाहते हैं। तो इसका हम बाद में एक्सपोर्ट के लिए भी हम जाएंगे। पहले हम इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देंगे, हम पहले अपने फुटस्टेप्स एस्टैब्लिश करेंगे यहाँ पे, और फिर हमें जो भी ऑर्डर्स मिले हैं उनको पूरा करेंगे, एंड देन व्हेन वी हैव द कैपेबिलिटी वी विल ऑफ कोर्स गो फॉर एक्सपोर्ट, बिकॉज वी शुड टारगेट एवरी रेवेन्यू एरिया एंड वी शुड मेक आवर प्रोडक्ट ग्लोबल। हम अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे कभी भी, और इसमें हमारा भारतीय सरकार भी बहुत सहयोग करेगी, जो हमें आईडेक्स से जो के साथ मिलकर जो हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, उनका भी यही है कि हम आगे जाके हम जितना बढ़ सकें, क्योंकि ये भारत सरकार का भी के लिए भी एक नई चीज़ होगी और उनके लिए भी एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ सिद्ध होगी। न सिर्फ भारत सरकार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये हितकारी है, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है और अभी तक आई नहीं है वो आपने ईजाद की है। और बातचीत जारी रखेंगे वसुंधरा शर्मा जी से, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। मेरे साथ है एग्रीप्रेन्योर वसुंधरा शर्मा जी। तो क्योंकि भारत सरकार की बात हो रही थी, तो जो सरकारी नीतियां हैं उनका कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है, या किस तरह के अमेंडमेंट्स आप चाहती हैं कि उनका सपोर्ट आप तक पहुँचे? जैसे हम जो भी शुरू कर पाए हैं वो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही हम शुरू कर पाए हैं। तो भारत सरकार की ये जितनी नीतियाँ हैं, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, और जो उन्होंने आईडेक्स इस्टेब्लिश करा है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है, वो डिफेंस इनोवेशन को आगे बढ़ाता है भारत में। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि स्टार्टअप के पास कभी खुद का पैसा नहीं होता है। ये बहुत कम ही होगा कि किसी के पास खुद का पैसा है वो शुरू कर पाए। तो भारतीय सरकार सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है कि ये आप लोग कुछ जीतें,
वो इवन ग्रांट्स देती हैं, अगर हमारे पास कुछ आइडिया है तो उसे सपोर्ट मिलता है। तो हमने जितना भी अभी तक जो भी हम पहुंच पाए हैं इस 1 साल के अंदर, वो भारत सरकार के ग्रांट्स के द्वारा ही पहुंच पाए हैं। हमें काफ़ी सहायता, आर्थिक सहायता मिली है उससे। इवन हम जो इंक्यूबेटेड हैं अभी IIT कानपुर में, उनसे भी हमें बहुत सहायता मिली है। ये भी इसी कारण हुआ क्योंकि हम IDEX के साथ थे और उसके थ्रू हम पार्टनर इंक्यूबेटर IIT कानपुर को बना पाए, जो एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, और उनके द्वारा भी हमें बहुत सहायता मिली है। उनसे भी हमें कुछ ग्रांट्स उपलब्ध हुए हैं और उनसे भी हमें टेस्टिंग की सबसे ज़्यादा सहायता मिल रही है, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं R&D बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पे रिलाई करता है, और क्योंकि हम एकदम नई टेक्नोलॉजी कुछ बना रहे हैं तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत सारे टेस्ट करने हैं जो हमें बहुत आसानी से नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन IIT कानपुर ने हमें इसमें बहुत सहायता करी। तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 90% टेस्ट हमने करवाए हैं, वो आधे से ज़्यादा हमने IIT कानपुर से करवाए हैं, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, टाइम अवेलेबिलिटी में भी और किन्हीं तरीकों से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है हमें IIT कानपुर के द्वारा। तो मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट से हमें बहुत सपोर्ट है, लेकिन आगे चल के भी, क्योंकि R&D जब तक हम सैम्पलिंग पूरी कर लें, पहला MVP बना लें, तब तक विच इज़ मिनिमम वायबल प्रोटोटाइप, जो पहला फंक्शनल प्रोटोटाइप होगा, तब तक हम चाहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा हमें थोड़ी और सहायता मिले और थोड़ा और सपोर्ट मिले और इंकरेजमेंट मिले। तो हम और भी चीज़ों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना भी हमारा कनेक्ट होगा और जितना हमें सपोर्ट मिलेगा, उससे हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां से हम खुद सक्षम हो जाएं। तो सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा ये स्टार्टअप? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये सारा हम एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, फिर वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं, उससे हमारा मशरूम ग्रोथ हो रहा है। फिर हम बाद में जब ये प्रोडक्ट देंगे तो हम ये भी टेक्नोलॉजी विकसित करने की कोशिश करेंगे कि पहला या दूसरा रिसाइकलिंग जो भी हो वो हमारे पास वापस आए, उसके बाद हम उसको वेस्ट में डालें, जिससे कि वो बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो जाए। तो ये पूरा ही सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है कि हम वेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, फिर वी आर टेकिंग सम वेस्ट, वी आर अपसाइक्लिंग इट और रिसाइक्लिंग इट एंड मेकिंग इट इनटू अ मोर हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जिसकी एक्सपोर्ट में भी रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आप जैसे वेस्ट की बात करें, वो 10 रुपये किलो मिल जाता है हमें, 7 से 10 रुपये किलो के बीच में। अब हम उसको यूज़ करके हम ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसका पैसा ही लाखों में जाएगा, जो बिक रहा होगा कुछ लाख में एक प्रोडक्ट। तो ये इतना हाई वैल्यूएशन जो हो जा रहा है, वो हम उसको वेस्ट को प्रोसेस करके कर पा रहे हैं। तो ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का ही पार्ट है, तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा सर्कुलर इकोनॉमी पे। तो अगर मैं आपसे आपका विजन और मिशन जानना चाहूँ तो वो क्या लेकर चल रही हैं भैया? तो जैसे हमारा विजन जो है, और विजन लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो अनरियलिस्टिक लगे, पर क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होगा तभी हम एक ऐसी जगह सोच रहे हैं जहाँ कोई और ना जा पा रहा हो। तो हमारा विजन ये है कि हम इंडिया को ऐसी प्रौद्योगिक क्षमता दें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, और वो सस्टेनेबल हो और दुनिया भी उससे प्रभावित हो, और अभी जितने भी सिंथेटिक चीज़ों से चीज़ें बन रही हैं वो बायो बेस्ड हो जाएं, और हमारे भारत के पास इतनी क्षमता हो कि वो टेक्नोलॉजी लीडर बन जाए इस चीज़ में। और हम चाहते हैं कि हम दुनिया में बायो फैब्रिक्स जो हाई परफॉर्मेंस वेयर है उसके सबसे बड़े लीडर बने टेक्नोलॉजी इनोवेशन में, क्योंकि हम लगातार टेक्नोलॉजी इनोवेट करेंगे। हमारा USP यही है, और हमारा मिशन ये है कि हम जितना जल्दी हो सके एक स्टेज तक पहुंच सके जहां पे हम दिखा सकें कि अब ये सब कुछ हो गया है, अब बस हमें जग जीतने की देरी है। और आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि सभी जानते होंगे कि स्टार्टअप करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, इतना आसान नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप में थोड़ी भी लगन है, कोई भी आइडिया है जो आपको लगता है कि हमारे देश की उससे उन्नत होगी, उसकी मदद होगी, लोगों की सहायता होगी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कभी ये मत सोचिए कि नहीं हो सकता। आप एक बार उसको दिल में ठान लीजिए, उसको लेके आगे बढ़िए, वो अवश्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें उसका फल आपको कभी ना मिले, पर मेहनत करना ज़रूरी है। अगर आपने कहीं भी ये सोचा है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो कि कुछ नया है, जिससे कई लोगों को बहुत लाभ होगा, हमारे देश को बहुत लाभ होगा, उसकी उन्नति होगी, तो मैं आग्रह करूँगी कि आप सब अगर मुझे देख रहे हैं तो ये चीज़ करें, तो क्योंकि हमारे भारत को अभी सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, हमें बहुत आगे बढ़ना है, और ये सब आप सबकी की मदद से ही हो सकता है। और मैं यही कहूँगी कि जो देश की रक्षा है वो सिर्फ सीमा पर लड़कर नहीं की जाती, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी, जैसे वसुंधरा जी की टेक्नोलॉजी, और ये इतना सोचिए कि देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है, तो ये भी एक बड़ी देश सेवा है। वसुंधरा जी, आप अपने मिशन और विजन में जल्दी से कामयाब हो, हम यही दुआ करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारी एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज़ का मकसद यही है कि हम अपने किसान भाई बहनों तक कृषि से जुड़ी उन सभी आधुनिक तकनीकों को पहुँचाएँ जिनकी मदद से वो न
सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा कर सके बल्कि तकनीक के इस्तेमाल से वो अपने समय और श्रम की बचत भी कर पाएँ। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे IIT कानपुर।